जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। यहाँ से बार बार प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलता है। मतलब आप कोई भी परीक्षा देंगे तो पक्का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो विस्तार से समझेंगे, डिटेल से समझेंगे, बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, लिखते भी चलिएगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और फिर से पूछा जाएगा। ठीक है, जिस तरह से पारसनाथ पहाड़ के बारे में हर बार पूछा जाता है, उसी तरह से ये सब क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से लोग फंसते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत विस्तार से भी बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसको भी देखते चलिएगा। ठीक है, तो एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हुए चलते हैं। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, साथ दीजिएगा और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो इसको थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में आपको कुछ जाता नहीं है। ठीक है, सब्सक्राइब करने में कुछ भी जाता नहीं है। 1 सेकेंड लगता है सब्सक्राइब करने में, 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, 2 सेकेंड में आपका काम हो जाता है। और हमको यहाँ पर कम से कम 5 घंटा लगता है मेहनत करने में, ये PDF बनाने में। तो थोड़ा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस और फील्ड वर्कर के लिए पूरा क्लास यहाँ लगाने वाले हैं। तो अगर आप इसका फॉर्म भरें, इसका परीक्षा देने वाले हैं, तो चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, और जाकर टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। विकास सिंघल ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम है। यहाँ हम टेस्ट भी लेते हैं और समय समय पर PDF भी देते हैं। ठीक है, तो जा कर के जुड़ जाइएगा, पूरी तरीक़ा से यहाँ टेस्ट दीजिएगा। देखिएगा आप कितना पानी में है। 3-4 हज़ार लोग टेस्ट देता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो इम्पोर्टेंट बात हुआ बता दिए। अब चलते हैं, हम एक एक क्वेश्चन को एकदम पूरा तरह से ऑपरेशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, टाना भगत आंदोलन का प्रारंभ किस जिला से हुआ था? टाना भगत आंदोलन का प्रारंभ जो है किस जिला से हुआ था? तो याद रखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, ये गुमला से हुआ था। टाना भगत आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो गुमला जिला से हुआ था। ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर का एक जिला है गुमला। इसका स्थापना कब हुआ था? तो ये 1983 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। अगर आप देखेंगे तो अंजन धाम यहाँ मिलेगा। ठीक है, टांगीनाथ मंदिर यहाँ पर देखने को मिलेगा, पालकोट वन्य अभ्यारण्य मिलेगा, और एक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रेमा घाट और सदनी घाट जलप्रपात। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से टाना भगत आंदोलन का बात आया, तो पूरा टाना भगत के बारे में जितना क्वेश्चन बनता है उसको देख लेते हैं। देखिए टाना भगत आंदोलन के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट है बात कि ये प्रारंभ कब हुआ था। ठीक है, तो टाना भगत आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो याद रखना है, प्रारंभ हुआ था 21 अप्रैल 1914 ईस्वी से। 21 अप्रैल 1914 ईस्वी से। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 3 अप्रैल। ठीक है, 3 अप्रैल भी देखने को मिलता है, लेकिन आप 21 अप्रैल ही याद रखेंगे, क्योंकि ये पूछा है एग्जाम में, एक बार पूछा है 21 अप्रैल, उसको माना है आंसर। ठीक है, स्थान कहाँ से चालू हुआ है? तो गुमला चैनपुर से हुआ है। यही चैनपुर के क्षेत्र में जो है टाना भगत आंदोलन का जो प्रारंभ करने वाले व्यक्ति थे जतरा भगत, नीचे है जतरा भगत। प्रारंभकर्ता कौन थे? जतरा भगत। इनका नाम जतरा उरांव भी था, क्योंकि ये उरांव परिवार से संबंधित थे। ठीक है, उरांव परिवार से संबंधित थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। प्रारंभकर्ता कौन है? जतरा भगत। ठीक है, ये जो है उरांव परिवार से संबंधित थे। और देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट बात इससे है, टाना भगत आंदोलन जो है वो बिरसा मुंडा आंदोलन का विस्तारित रूप था। देखिए सरदारिया विद्रोह पढ़े होंगे, सरदारिया विद्रोह। ठीक है, सरदारिया विद्रोह जो हुआ था ये प्रारंभ हुआ था 1858 में, और ये 1895 तक खत्म हो गया था। ठीक है, 1895 तक खत्म हो गया था। इसी का विस्तारित रूप या आगे का रूप था बिरसा मुंडा आंदोलन। ठीक है, बिरसा, ठीक है याद रखिएगा, बिरसा मुंडा आंदोलन। ठीक है, ये बिरसा मुंडा आंदोलन जो था ये चालू कब हुआ था? तो 1895 से चालू हुआ था और 1900 तक चला था। 1895 से 1900 तक चला था। ठीक है, इसके बाद जो है इसका विस्तारित रूप जो है वो है टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन। ठीक है, आंदोलन, तो टाना भगत आंदोलन जो है ये 1914 से चालू हुआ था। जो देखा जाए तो अभी तक भी ये आंदोलन सक्रिय है। ठीक है, अभी भी टाना भगतों लोग जो है ना, वो एक एक धोती पहनेगा और एक भोपू रखता है और आंदोलन करते रहता है। ठीक है, शांतिपूर्ण आंदोलन करता है, इसलिए सरकार छोड़ भी देती है कि सबसे कोई नुकसान नहीं है। मतलब ये सब जो है ना होम्योपैथी का दवा जैसा है, इफेक्ट भी नहीं तो साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो ऐसा समझ ली है टाना भगतों का, इसीलिए बेचारे लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करता है। पुनर्वास केंद्र जो रांची में बना वहाँ रहता है, फिर चल जाता है,
फिर बैठता है, सबसे कोई हिंसा उंसा करता है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हेम्योपैथी का दवा है, न साइड इफेक्ट न इफेक्ट, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। टाना भगत आंदोलन जो है बिरसा मुंडा आंदोलन का विस्तारित रूप था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, प्रारंभ में इस आंदोलन को देखा जाए तो कुरुक धर्म आंदोलन कहा जाता था, क्योंकि देखिए उरांव समाज में सुधार के लिए किया गया था। किसके लिए? उरांव समाज में सुधार के लिए किया गया था। और उरांवों का भाषा जो होता है ना, कुरुक होता है, तो कुरुक धर्म आंदोलन के नाम से इसको प्रारंभ में जाना जाता था। क्योंकि जो यहाँ पर उरांव समाज के जो देवता हैं धर्मेश, उनसे आह्वान किया गया था इसमें कि हे धर्मेश, जो मतलब देखा जाए उरांव समाज पिछड़ता जा रहा है, जो गंदगी में चलता जा रहा है, जो मांस मदिरा खाने में मतलब बिजी हो गया है, उसको पूरा तरीके से खींच करके उसको एक धर्म शुद्ध आंदोलन की ओर ले आया जाए। मतलब मांस मदिरा पर लोग को बैन किया जाए, मतलब मांस का भक्षण नहीं करना है, मदिरा नहीं पीना है, ठीक है। इस तरह का मतलब सही संस्कार देने की बात आह्वान किया गया था धर्मेश से। धर्मेश जो है वो उरांव के प्रमुख देवता हैं, ठीक है। तो इस तरह का आंदोलन था। यह एकमात्र जो है देखा जाए तो झारखंड के क्षेत्र से राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था। यह भी पूछता है झारखंड का कौन सा एकमात्र आंदोलन था जो राष्ट्रीय स्तर का था। राष्ट्रीय स्तर का कौन सा आंदोलन था? तो ये एकमात्र आंदोलन यही टाना भगत आंदोलन था, याद रखेंगे। झारखंड का देखा जाए तो शांतिपूर्ण आंदोलन था और महात्मा गांधी से ये प्रभावित था। एकमात्र आंदोलन झारखंड का था जो महात्मा गांधी से प्रभावित था। एकमात्र झारखंड क्षेत्र का आंदोलन था जो शांतिपूर्ण आंदोलन था। एकमात्र झारखंड का आंदोलन जो था टाना भगत आंदोलन, जो राष्ट्रीय स्तर का था। ये सब पूछता है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर बात यहाँ पर करें इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य से देखा जाए तो प्रारंभ में यह आंदोलन जो है वो उरांवों का देवता धर्मेश को आह्वान किया गया था कि हे धर्मेश उरांवों को सही रूप में मतलब सही मार्ग प्रशस्त करे, सही मार्ग की ओर लेकर बढ़े, बुराई से अच्छाई की ओर खींचे। टानना का मतलब होता है टानना का मतलब होता है खींचना, ठीक है। तो वही धर्मेश से आह्वान किया गया था कि बुरा मार्ग से अच्छाई की ओर खींचे किसको? उरांवों को, ठीक है। तो पहले धार्मिक सुधार आंदोलन था, फिर राजनीतिक हो गया था वैसे, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। टाना भगत विकास परिषद जो है 2017 ईस्वी में गठित किया गया था। टाना भगत विकास परिषद, ये भी पूछता है। और एक है टाना भगत पुनर्वास, देखेंगे तो टाना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम 1948 ईस्वी में बना था, ये रांची में, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा याद रखेंगे, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जितना भी इम्पोर्टेंट बात हो सकता था टाना भगत आंदोलन से वो हम सब बताने का प्रयास किए। वीडियो में अगर ये प्रयास अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि इस तरह से लिखा हुआ जो डिजिटल रहता है वो ठीक रहता है कि हाथ से हम लिख करके पढ़ाते वो ठीक रहता है। ये आप लोग फीडबैक दीजिएगा कि हम हाथ से लिख कर ये सब बताते वो अच्छा रहता है एडिशनल फैक्ट, कि इस तरह से डिजिटल लिख दे। जैसा बोलिएगा वैसा ही करेंगे, ठीक है। थोड़ा इसमें ज़्यादा मेहनत है, हाथवा से लिखते हैं तो फटाफट लिख देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड आंदोलन का जनक किन्हें कहा जाता है? तो झारखंड आंदोलन का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आपका आंसर डी हो जाएगा, जे बार्थोलमन, ठीक है। जे बार्थोलमन को झारखंड आंदोलन का जनक कहा जाता है। क्योंकि देखिए 1912 ईस्वी का जो डेट देखेंगे, इस समय बंगाल से बिहार जब अलग हुआ था तो झारखंड को बिहार के साथ चिपका दिया गया था। तो बिहार के साथ झारखंड जब चिपक गया था तो झारखंडियों का कला संस्कृति, रहन सहन, खान पान बिहारियों से अलग है। तो ये बिहार के साथ चिपक के रहना नहीं पसंद कर रहा था। तो इसके लिए जिस समय बिहार का मांग हुआ था और बिहार जिस समय बना अलग अस्तित्व के रूप में आया 1912 ईस्वी में, उसी समय से झारखंड आंदोलन, झारखंड अलग राज्य का एक प्रकार से मांग या झारखंड आंदोलन का जन्म वहीं से हुआ था। और इसका जन्म ढाका के क्षेत्र से जे बार्थोलमन ने किया था, ठीक है। ढाका बांग्लादेश में आप लोग को पता ही है, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी भी ढाका है। जे बार्थोलमन के बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है कि यह चाईबासा के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? चाईबासा के निवासी थे। संत कोलंबस कॉलेज में ये पढ़ते थे। मतलब उस समय देखिएगा तो एक महाविद्यालय बिहार झारखंड का मात्र था। कौन? तो ये था आपका संत कोलंबस महाविद्यालय, जिसका स्थापना 1899 में हुआ था। ग्रेजुएशन की पढ़ाई 1904 से चालू हुआ था और महात्मा गांधी इस
जो महाविद्यालय में 1925 ईस्वी में सबसे पहले पधारे थे, इसीलिए महात्मा गांधी का फोटो जो है ना सबसे पहले गेट वापस लगा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जाएंगे संत कोलंबस कॉलेज तो देखेंगे ये बिहार झारखंड का पहला मतलब है महाविद्यालय। ठीक है, विश्वविद्यालय नहीं, महाविद्यालय। ठीक है, तो यहीं पर ये पढ़ाई किए थे। चाईबासा के क्षेत्र से यहाँ आए थे हजारीबाग, समझ सकते हैं। 1912 ईस्वी में पृथक बिहार के निर्माण के बाद झारखंड आंदोलन प्रारंभ हो गया था एक प्रकार से। देखिए इस देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 ईस्वी में बनाया था। इसका प्रारंभिक जो मुख्य रूप से उद्देश्य था कि गरीब जो छात्र हैं, एक प्रकार से गरीब छात्र जो हैं उनको आर्थिक मदद करना था। ठीक है, बाद में यही क्रिश्चियन स्टूडेंट यूनियन जो है वो देखा जाए तो 1915 ईस्वी में खत्म हो जाता है और इसके स्थान पर छोटा नागपुर उन्नति समाज आ जाता है। मतलब जुएल लकड़ा इसके संस्थापक होते हैं। ठीक है, जुएल लकड़ा जो हैं वो छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक होते हैं और ये एक प्रकार से क्रिश्चियन स्टूडेंट यूनियन को ही मतलब तोड़ करके एक प्रकार से इसको हटा करके ये बनाया जाता है। जुएल लकड़ा जो है ना प्रथम व्यक्ति हैं, प्रथम जनजाति हैं झारखंड के, या प्रथम व्यक्ति हैं, प्रथम व्यक्ति अगर देखा जाए जिनको पद्म श्री पुरस्कार मिला था। सबसे पहला पद्म श्री पुरस्कार जो है जुएल लकड़ा को ही झारखंड के क्षेत्र में मिला था। याद रखेंगे 1963 ईस्वी में ये मिला था। ठीक है, 1963 ईस्वी में इनको मिला था, याद रखना है जुएल लकड़ा को। और अभी हाल फिलहाल में पूर्णिमा महतो को मिला है। पूर्णिमा महतो को 2024 में पद्म श्री मिला है। ठीक है, ये लेटेस्ट वाला। और ये पूर्णिमा महतो का संबंध जो है ना तीरंदाजी से है, अभी तीरंदाजी की कोच हैं वो। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एडिशनल फैक्ट कैसा लगता है ये जरूर बताइएगा। आप लोग बताइएगा संत कोलंबस कॉलेज जो है किस मिशनरी के तर्ज पर बनाया गया था। ठीक है, ये कमेंट में लिखना है। थोड़ा आप लोग भी मेहनत किया कीजिए, सब हम ही बोले तो हो गया, आप लोग को भी कुछ कुछ बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जयवर्थोलमन के बारे में जो झारखंड आंदोलन के जनक थे उनके बारे में हम एडिशनल फैक्ट बताएं, और बहुत सारा जो बात बताते हैं वो भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र झारखंड में 1857 की क्रांति से अछूता रहा था। मतलब झारखंड की 1857 की क्रांति हुआ था वो कौन सा क्षेत्र में नहीं फैला था। ठीक है, तो ये नहीं फैला था, संथाल परगना में नहीं फैला था। ठीक है, संथाल परगना में नहीं फैला था। देखिए यहाँ पर हम एडिशनल बात बता देते हैं, उसके बाद हम मैप से थोड़ा सा समझाएंगे कैसे नहीं फैला था। ठीक है, देखिए प्रारंभ हुआ था देवघर रोहिणी से प्रारंभ हुआ था 12 जून 1857 ईस्वी को ये चालू हुआ था। ठीक है, बोला जाता है बिहार झारखंड में सबसे पहले जब संयुक्त रूप से था उस समय वो सबसे पहले यही देवघर से चालू हुआ था। मैकडोनाल्ड जो है इसके नेतृत्व में 32वां रेजिमेंट जो है वो हमारे यहाँ था, इसी के सिपाहियों ने इसका नेतृत्व किया था। और जो लेफ्टिनेंट अंग्रेजों की तरफ से था नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दिया था, और इसी के हत्या के बाद ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और ये संथाल परगना में प्रारंभ तो हुआ था, संथाल परगना में ही देवघर है और देवघर से ही प्रारंभ हुआ था, लेकिन संथाल परगना में नहीं फैला था। क्यों नहीं फैला था हम बता रहे हैं। देखिए ये एरिया ये पूरा तरीका से देखेंगे तो ये झारखंड है। ठीक है, ये आपका झारखंड है और ये झारखंड है। अब इस एरिया में ये है आपका संथाल परगना, ये जो है एरिया संथाल परगना है। ठीक है, संथाल परगना है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप अच्छे से देखिएगा तो ये देवघर रोहिणी से यहाँ से चालू हुआ था, तो संथाल परगना से ही चालू हुआ था देवघर रोहिणी से 1857 की क्रांति। लेकिन इधर नहीं बढ़ा, क्योंकि इधर क्यों नहीं बढ़ा, देखिए 1857 के क्रांति से पहले एक डेट आता है 1856। ठीक है, 55-56 का 1855-56 में एक यहाँ पर विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह और संथाल विद्रोह जो हुआ था वो सिंधु कानू चांद भैरव फूलो झानो एक परिवार के 6 सदस्य के द्वारा ये विद्रोह किया गया था, और संथालियों ने अंग्रेजों का बैंड बजा दिया था यहाँ। तो ये विद्रोह जो संथाल परगना में हुआ था, बाद में अंग्रेज इसको कुचल दिया था संथाल विद्रोह को। तो जब कुचला था अंग्रेजों ने तो 15,000 से ज़्यादा मतलब जनजातियों का खून जो है वो यहाँ बहा था, इसीलिए संथाल विद्रोह को खूनी क्रांति भी कहते हैं। खूनी क्रांति भी संथाल विद्रोह को कहते हैं। सिंधु कानू मुर्मू
मतलब क्रांति भी बोलते हैं इसको। तो ये संथाल विद्रोह यहाँ पर जो फैला था तो इसका जो कुचला गया था तो 15,000 लोगों का यहाँ पे खून बहा था। पूरा ये संथाल परगना खून से लेस हो गया था, पूरा खून से सन गया था। तो यहाँ के लोगों में दहशत फैल गया था कि अंग्रेजों से अब मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए संथाल परगना में 1857 की क्रांति नहीं फैला, ये हजारीबाग और गिरिडीह के क्षेत्र में इधर फैला। हजारीबाग से सुरेंद्र शाही ने इसका नेतृत्व किया, फिर उसके बाद रांची के क्षेत्र से गणपत राय और विश्वनाथ सहदेव ने किया। चुट्टू पालू रामगढ़ के क्षेत्र से बोलेंगे तो आपका टिकैत उरांव और शेख भिखारी ने किया। नीचे जो है कोल्हान से देखा जाए तो अर्जुन सिंह ने किया। नीलांबर पीतांबर जो है पलामू के क्षेत्र से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो इस तरह से पूरा झारखंड में फैला, लेकिन संथाल परगना में इसका विस्तार नहीं हुआ था। तो यही बात को हम यहाँ पर बताएं, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। रोहिणी देवघर से हालांकि चालू हुआ था 12 जून को 1857 का क्रांति, लेकिन ये फैला संथाल परगना में नहीं था। ठीक है, तो ये सब बात बताए न कहीं पूछा गया है और आपसे फिर पूछा जा सकता है, इसीलिए याद कर लीजिएगा। और झारखंड पुलिस का एग्जाम हो या जेएसएससी सीजीएल का हो या दरोगा का हो या उत्पाद पुलिस का हो या जेपीएससी का टॉप लेवल का एग्जाम हो, अगर पूछा जाएगा झारखंड का क्वेश्चन तो किसी में भी पूछा जा सकता है। ये नहीं सोचना है कि झारखंड पुलिस है तो उतना हाई नहीं पूछा जाएगा। कुछ ऐसा झारखंड पुलिस में पूछा जाएगा जो पसीना छोड़ा देता है जेपीएससी वालन को भी। इसीलिए ये चीज़ नहीं सोचना है, एग्जाम होता है। ठीक है, मतलब उल्टा पलटा नहीं सोचना है। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है कैसा प्रयास लग रहा है ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत उम्मीद रहता है, बार बार हम देखते हैं कि कुछ आप लोग का के तरीका से कुछ प्रोसेस हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। तो बड़ा मतलब अच्छा लगता है जब देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा साथ दीजिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों में सबसे शक्तिशाली राजवंश कौन सा था। देखिए, सबसे शक्तिशाली राजवंश कौन सा था, तो यहाँ पर पंचेत। ठीक है, ये पंचेत राजवंश सबसे शक्तिशाली था। अब हम इसको समझाते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए मुंडा राज जो था, मुंडा राज आपको पता है कि मुंडाओं का जो एक प्रकार से किंग मेकर था वो कौन सा था, तो रीता मुंडा। ठीक है, रीता मुंडा, ये रीता मुंडा या रीसा मुंडा हुआ करता था। इसने सुतिया पाहन को सुतिया नागखंड का राजा बनाया था। ठीक है, फिर सुतिया नागखंड जो है वो इसी तरह से चला और मुंडाओं का जो शासन था वो मदरा मुंडा तक पहुंचा। मदरा मुंडा जो है वो फनी मुकुट राय को जो गोद लिया था, कल समझाए थे, कल वाला क्वेश्चन नहीं देखोगे देख लीजिएगा, बड़ी सारा वीडियो है। तो मदरा मुंडा जो है वो किसको गोद लिया था, फनी मुकुट राय को। अब फनी मुकुट राय जो है ना वो नागवंशी वंश का स्थापना किया था 64 ईस्वी में। तो इस तरह से जनजातियों ने गैर जनजातियों को शासन सौंपा था, तो नागवंशियों को। तो इसका मतलब है कि मुंडाओं का शासन, सत्ता, शक्ति सब ट्रांसफर हो गया नागवंशियों में। और नागवंशी जो है इसी से दो व्यक्ति निकले थे, कौन, सिंहदेव सिंह और बागदेव सिंह। सिंहदेव सिंह और बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना किया था। और रामगढ़ राज्य का स्थापना किया था कब, 1368 ईस्वी में। ठीक है, 1368 ईस्वी में ये किया था सिंहदेव सिंह और बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना। किससे अलग होकर, नागवंशियों से अलग होकर, नागवंशियों को तोड़कर। कर्णपुरा का जो क्षेत्र था ना उस सिंहदेव सिंह और बागदेव सिंह ने कब्जा कर लिया था और उसके बाद जो है नागवंशियों का हालत खराब कर दिया था। तो मुंडाओं पर भारी पड़ा नागवंशी लोग, नागवंशियों पर भारी पड़ा रामगढ़। और रामगढ़ वाला लोगों को डर लगता था कि पंचेत वाला लोग कहीं ना अटैक कर दे, पंचेत वाला लोग अटैक कर दिया तो दिक्कत हो जाएगा। तो रामगढ़ वाला लोग समय समय पर टैक्स देता था। समय समय पर किसको टैक्स देता था, तो ये मतलब यहाँ पे पंचायतों को देता था। पंचेत राजवंश का जो पशु का था, उसका गाय का पूंछ जो था उसका प्रतीक चिन्ह हुआ करता था। ठीक है, तो ये टैक्स देता था। रामगढ़ वाले लोग जो है ना, रामगढ़ राजवंश वाले लोग जो हैं वो टैक्स देता था किसको, पंचेतों को। इसका मतलब है कि पंचेत सबसे शक्तिशाली था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, नागवंशी वंश के संस्थापक कौन थे, तो फनी मुकुट राय। रामगढ़ राज्य के कौन थे,
1368 ईस्वी में किए थे। तो कौन किए थे? तो याद रखेंगे बागदेव सिंह, सिंहदेव सिंह। मुंडा राजवंश के संस्थापक एक प्रकार से कौन सा था? रीता मुंडा, रीसा मुंडा। और पहला राजा था सुतिया नागखंड का सुतिया पाहन, ठीक है। और अंतिम राजा मदरा मुंडा ने फनी मुकुट राय को गोद लिया था। और पंचेत तो जानते हैं, कपिला गाय का पूछ था इस सबका, और ये टैक्स सबसे लिया करता था, तो ये शक्तिशाली था। आपको पता है मानभूम, मानभूम, ये मानभूम जो आज का धनबाद है, धनबाद है, यही धनबाद के क्षेत्र में जो है वो आपका ये आपका पंचेत हुआ करते थे, पूरा पंचेत का विस्तार हुआ करता था, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से अछूता रहा? मुस्लिम आक्रमण से, देखिए पहले वाला में 1857 की क्रांति से संथाल परगना अछूता रहा था। अब यहां पर बोलता है मुस्लिम आक्रमण से अछूता कौन सा क्षेत्र रहा था? तो हजारीबाग में तो देखिए नहीं रहा था। हजारीबाग में चाय चंपा क्षेत्र, मुस्लिम लोग जो है फिरोज शाह तुगलक उगलक आया, यही सब रखा था। रांची का क्षेत्र भी प्रभावित रहा था। और अगर देखेंगे मानभूम का क्षेत्र, मानभूम का क्षेत्र जो है ना प्रभावित नहीं हुआ था, ये अछूता रह गया था। मानभूम का क्षेत्र जो है मुस्लिम आक्रमण से अछूता रहा था, मतलब मुस्लिम आक्रमण इस क्षेत्र में, मानभूम क्षेत्र में नहीं हुआ था, क्योंकि मानभूम उस समय जिला था। 1833 ईस्वी में ये जिला बना था, तो इस क्षेत्र में जो है मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ था। राजमहल का क्षेत्र में तो एकदम छीछा लेदर कर दिया था। वो जो मान सिंह जो है वो आता था, और मतलब आपको पता 1592 ईस्वी में वहाँ पर अकबर उकबर किला उला भी बना दिया था। और इसीलिए राजमहल का क्षेत्र का जो है ना, वो देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का प्रवेश द्वार बोलते थे। उधरे से घुसता था, उधरे से जाता था। शेर शाह सूरी भी उछल कूद करते रहता था, उधरे सब जो है अकबर उकबर उधरे आता था, उधरे रहता था, ठीक है। तो इस तरह से बहुत मतलब किचाहिन कर दिया था यहाँ पे राजमहल के क्षेत्र में, तो होगा नहीं। तो मानभूम जो है यही राइट आंसर होगा आपका, याद रखेंगे। यहाँ अंग्रेजों मतलब ये मुस्लिम आक्रमण से अछूता रहा था। चलिए नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। देखिए मेघालय का जो शिलोंग का पठार है निम्नलिखित में से किस पाट क्षेत्र का भाग है? ठीक है, तो देखिए हिमालय का भाग नहीं है, याद रखेंगे। हिमालय का भाग जो है ना, ब्रह्मपुत्रा नदी जाती है, तो ब्रह्मपुत्रा के ऊपरे में जितना भाग है वो सब भाग हिमालय का है, निचवा वाला भाग नहीं है, ठीक है। तो याद रखेंगे राजमहल पहाड़ी का भाग है, राजमहल पहाड़ी का भाग है कौन? तो ये आपका मेघालय का शिलोंग का पठार राजमहल पहाड़ी का भाग है, याद रखेंगे। देखिए ऐसे जो झारखंड निकला हुआ है ना, ये जो झारखंड निकला हुआ है यही बढ़ा हुआ आगे आगे बढ़ा हुआ है, आगे जो है बांग्लादेश पड़ जाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल यहीं तक है, फिर बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश के बाद यहाँ पर है शिलोंग का पठार, ये है आपका शिलोंग का पठार, ये ललका वाला है शिलोंग का पठार। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो है ये आपका हो जाएगा कौन? तो बांग्लादेश, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये पश्चिम बंगाल हमारे यहाँ वाला हो गया। तो ये जो है राजमहल का क्षेत्र जो है ना, वो आप जुरासिक काल में बना है, जिस समय डायनासोर हुआ करता था उस समय जो है ये क्षेत्र बना था, जुरासिक काल में बना है राजमहल का पठारी क्षेत्र। तो इसी का विस्तार है कहाँ? तो ये आपका शिलोंग का पठार। आप बोलिएगा मेघालय और झारखंड के बीच में जो है बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में तो पहाड़ वहाड़ नहीं है, नदी है। तो भैया जो इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी का कोई भी नदी जो है वो समुद्र तल को प्राप्त करना चाहती है। जब तक समुद्र तल को प्राप्त नहीं करेगी तब तक वो काटते रहेगी पहाड़ियाँ काटते रहेगी, ठीक है। जिस तरह से आप जब तक सफल नहीं होते हैं तब तक पढ़ते रहते हैं, ठीक है। आपके गर्लफ्रेंड कितनों विघ्न बाधा डाले, लेकिन पढ़ते रहते हैं। तो उसी तरह से नदियां जब तक काटते रहती जब तक समुद्र तल ना मिल जाए, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ ये काट दी है, और जब काट दी है ना तो इसको मालदा गैप कहते हैं। तो बांग्लादेश जो बसा हुआ है ना वो मालदा गैप में है। आपसे कभी पूछेगा कि शिलोंग का पठार और राजमहल पहाड़ी के बीच में जो खाली स्थल है, जो पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, जो नदियों के द्वारा काट दिया गया है, उसको क्या कहते हैं? उसको मालदा गैप कहते हैं, उसको मालदा गैप कहते हैं। लेकिन है राजमहल पहाड़ी का हिस्सा, ठीक है। ये नदियों का देश एक प्रकार से बांग्लादेश को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो आपको जमुना के नाम से आगे बढ़ती है, ठीक है। और इधर से गंगा जो है वो पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है, ठीक है।
तो ये जो है सब नदियाँ कहाँ बहती है, बांग्लादेश में बहती है, फिर यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, तो ये राजमहल का हिस्सा है, जुरासिक काल में बना है और राजमहल में काली मिट्टी भी पाई जाती है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। राजमहल का मुख्य रूप से विस्तार जो है साहेबगंज, ठीक है, साहेबगंज, ठीक है, इसके बाद पाकुड़ और इधर जो है आपका गोड्डा और इधर दुमका, ये इस एरिया में है। लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर में राजमहल का पहाड़ी फैला हुआ है जहां मोतीझरा जलप्रपात है। ठीक है, तो कैसा लगता है कहानी कथा सुनने में? ठीक है, और मज़ा से सुनाएंगे, डिटेल से पढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन वाला है, पूरा विस्तार से कहानी पढ़ाना चालू करेंगे तो धज्जियां उड़ा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी का संबंध तीरंदाजी से है? कौन सा खिलाड़ी का संबंध तीरंदाजी से है? तो ये पूर्णिमा महतो का संबंध तीरंदाजी से है। याद रखेंगे, पूर्णिमा महतो का संबंध तीरंदाजी से है। अभी वर्तमान में जो है, वर्तमान में मतलब भारतीय टीम की, ठीक है, भारतीय टीम की क्या है? तो ये कोच हैं, ठीक है, कोच हैं, भारतीय टीम की कोच हैं और इनका संबंध जो है तीरंदाजी से है, तीरंदाजी से है। ठीक है, तीरंदाजी खेलती थी, फिर उसके बाद ये कोच बनी है। टीम इंडिया का कोच जो है अभी महिला टीम में कौन है? तो ये पूर्णिमा महतो हैं। ठीक है, 2024 में इनको पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। 2024 में इनको पद्म श्री पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है, याद रखेंगे। और ये देश का सर्वश्रेष्ठ चौथा सम्मान होता है। भारत रत्न पहला होता है, ठीक है, और ये चौथा सबसे बड़ा सम्मान है पद्म श्री। और ये 2024 का किनको मिला है? पूर्णिमा महतो को मिला है और ये तीरंदाजी से संबंधित हैं। एक दीपिका सोरेन का नाम सुन रहे हैं, ये हॉकी की खिलाड़ी हैं, ये हॉकी की खिलाड़ी हैं, याद रखेंगे। ठीक है, एक दीपिका कुमारी है, एक दीपिका कुमारी है। अब ये दीपिका कुमारी जो है ना, ये तीरंदाजी से संबंधित है, तीरंदाजी, ठीक है, तीरंदाजी से संबंधित है, याद रखेंगे। ये एक समय नंबर 1 खिलाड़ी होती थी, रांची की है दीपिका कुमारी, नंबर 1 विश्व में होती थी, लेकिन अतनु दास से ब्याह करने के बाद मेहरा गई, पते न चलती है कहाँ चल गई। ठीक है, लेकिन इससे बढ़िया तो कोमालिका बारी खेलती है, कोमालिका बारी इनसे बढ़िया खेलती है, लेकिन ये ब्याह के बाद मेहरा गई, पता नहीं चलता कहाँ चल गई। ठीक है, तो ये दीपिका कुमारी, याद रखेंगे, ये तीरंदाजी की खिलाड़ी हैं, लेकिन दीपिका सोरेन हॉकी की खिलाड़ी हैं। निक्की प्रधान भी हॉकी खेलती है, ठीक है, निक्की प्रधान हॉकी खेलती है। 50 लाख रुपया हाल फिलहाल में इनको मिला है। और ओलंपिक में 2016 के ओलंपिक में रियो डी जनेरियो ब्राजील में हुआ था, उसमें ये जो निक्की प्रधान पहला झारखंड की खिलाड़ी हैं जो भाग ली थी ओलंपिक में। ठीक है, आदिवासी पहली महिला खिलाड़ी हैं, याद रखेंगे। और दिलीप तिर्की तो हॉकी इंडिया जो है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अध्यक्ष हैं हॉकी इंडिया। पहले झारखंड के अध्यक्ष थे, उड़ीसा के व्यक्ति हैं, लेकिन झारखंड के पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन अभी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की हैं। तो इनका संबंध भी हॉकी से है। तो यहाँ ऑप्शन पूर्णिमा महतो याद रखना है। ठीक है, एडिशनल फैक्ट जरूर याद रखिएगा अगर एग्जाम में अच्छा करना है तो, नहीं तो फिर भाई अपनी मर्जी, नहीं तो ज़्यादा बोलेंगे तो बोलेगा लोग कि बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं ऐसा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चुनाव के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये बहुत फेमस क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि देश, दुनिया का सबसे बड़ा देश, ताकतवर देश का राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उसमें राष्ट्रपति बने हैं पेट्रोल पंप नहीं, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जो है ये अभी राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, कमला हैरिस खड़ी थी इसके अगेंस्ट में, कमला हैरिस हार गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कौन बने हैं? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। इसके पहले बाइडेन, ठीक है, तो बाइडेन जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति अमेरिका के यही बाइडेन हुए हैं। ठीक है, तो बाइडेन जो है, गार्डन यहाँ लिखा गया, बाइडेन हुए हैं। ठीक है, बाइडेन जो है, जो बाइडेन, ये अमेरिका के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति हुए थे। अब इसके बाद जो है कमला हैरिस इनके तरफ से खड़ा थी जो हार गई। डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका के जीते हैं। 4 साल के लिए चुना जाता है। एक व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। ये दूसरा बार है कि जो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। इनकी जो
इनकी जो परिवार है, हम लोग अपना भाषा में बोलते परिवार, वो अमेरिका लोग बोलता है वाइफ, वाइफ बोलता है, ठीक है। तो वो वाइफ कौन है इनकी, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ कौन है, मतलब वाइफ कौन है, ठीक है, मेलानिया ट्रंप, ठीक है। और इनकी बेटी जो है इवांका ट्रंप है, इवांका ट्रंप इनकी बेटी है। एक बार सोचें इनसे मिले, देखते हैं मिल पाते तो ठीक ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तो मतलब मिले ले कन्हरी हिल आना, एक गाना सुने होंगे, मिले ले कन्हरी हिल आना, हम बहुत दिन जाकर बैठे कन्हरी हिल में अकेले, कोई नहीं मिलने आया। झुट्टो टाइम पास नहीं जाइएगा आप लोग, ठीक है। खाली नाम का मिले ले कन्हरी हिल आना, हम 4 दिन गनवा सुन करके मिले ले गए, बैठे, कोई नहीं मिलने आया। कबूतर भी नहीं मिलने आया, मतलब कोई मिलने, कबूतर कहाँ मिलेगा, जंगली पशु पक्षी मिल जाता तो फिर तो हमारा अलगे भेंट हो जाता। अब मिले ले कोई आया चाहे नहीं आया, लेकिन अगर एक आध ठो कहीं भालू उलू नजर आ जाता तो फिर तो हमारा खेला हो जाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड का एकमात्र मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स किस जिला में स्थित है? तो एम्स जो है ना वो स्थित है कहाँ पर, देवघर में। देवघर में एम्स स्थित है। झारखंड का एकमात्र एम्स जो है वो कहाँ पर है, देवघर में है। देवघर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो यहीं पर है, ठीक है। और प्लास्टिक पार्क का निर्माण देवघर में किया जा रहा है, ठीक है। और जसीडीह जो क्षेत्र है यहाँ पर नैनो यूरिया तरल लिक्विड संयंत्र को भी लगाया गया है। तो ये सब याद रखेंगे, देवघर से संबंधित है। देवघर जो है यहाँ पे बाबा नगरी है, भोलेनाथ का यहाँ पर आप लोग का आशीर्वाद लग जाए, मतलब आप लोग को भी आशीर्वाद लगे कि आप लोग अपना अपना जॉब लीजिए, अपना निकल लीजिए और जाइए। अब पेड़ा वहाँ से ला करके हमको भी खिलाइए, क्योंकि पेड़ा हमको वहाँ का बहुत पसंद है, भोले बाबा का, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे लंबे समय तक चलने वाला एक मेला, श्रावणी मेला यहाँ पर लगता है। त्रिकुट पहाड़ी यहीं पर है जहाँ से मयूराक्षी नदी निकलती है। यहाँ पर एक बार रॉकवे दुर्घटना हो गया था, ऊपर में जो रोकवे वही उड़न खटोला, जेकरा में आदमी पहाड़िया नहीं चढ़ पाता तो ये उड़न खटोला तो एकदम बैठ बैठ के चढ़ता है, वही वाला टूट गया था रस्सी, 2-3 आदमी मर भी गया था। तो ये चीज़ है, अपना पैर हाथ से चढ़िए, अगर भगवान का कृपा होगा तो ऊपर तक चलिए जाइएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, आगे मतलब ऊपर तक चल जाइएगा, मतलब पहाड़ तक चल जाएगा। भगवान का कृपा हम वो नहीं करें एकदम ऊपर तक। लोग बोलता है भगवान काहे नहीं याद करता है, भाई कभी भगवान याद कर लेगा तो फिर धरती पर रहेगा वो कैसे? तो इसलिए भगवान नहीं याद कर रहे, वही शुक्र है। चलिए निम्न देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से झारखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन है? नगरीकृत जिला कौन है? तो यहाँ सब गड़बड़ कर जाएगा, रांची मार देगा और खुशी से निकलेगा एग्जाम के बाद, पता चलेगा कि सब गड़बड़ हो गया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा नगरीकृत है कौन? तो ये आपका धनबाद। धनबाद में अगर देखेंगे तो 58% नगरीकृत है, 58% यहाँ नगर में लोग रहता है। और गोड्डा एक इसी का अगेंस्ट में है जहाँ पर 95% से ज़्यादा, ठीक है, 95% से ज़्यादा लोग जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। तो सर्वाधिक ग्रामीण एरिया गोड्डा और सर्वाधिक नगरीकृत एरिया धनबाद है। धनबाद में 2-3-4 याद रखिएगा बात। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व देखेंगे, जनसंख्या घनत्व, ठीक है, जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो घनत्व आपको देखने को मिलेगा यहीं 1316 व्यक्ति यहाँ पर वर्ग किलोमीटर में रहता है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व धनबाद में है, सबसे कम लिंगानुपात धनबाद में है, सबसे अधिक शहरी जनसंख्या, शहरी आबादी धनबाद में है, ठीक है। तो ये सब धनबाद से याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अगर PDF लेना होगा तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9798771375, ठीक है। करंट अफेयर सामान्य अध्ययन झारखंड का पूरा करंट अफेयर के साथ मिलेगा, ठीक है। थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिए क्योंकि आप लोग का साथ से ही ये चैनल चलता है, ठीक है। तो ये आप लोग अगर लेते हैं तो सबका मतलब जो टाइपिंग करता है या हम जो इतना पढ़ाते हैं, ठीक है, तो हम लोग को इसी से थोड़ा साथ मिलता है, एक प्रकार से हम लोग को भी पढ़ने के लिए एक साथ मिलता है आप लोग से, ठीक है। तो कोशिश तो हम करते हैं कि बहुत अच्छा कंटेंट आप तक लाएं, ठीक है, लेकिन पेट में खाना पीना भी होना चाहिए, तभी आ पाएगा, तभी बोल पाएंगे, ठीक है। छठ के समय में भी हम रात को 12 बजे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा साथ दीजिए और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हजारीबाग में जो पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन, वो आप मतलब छठ पूजा के बाद से 10 तारीख 11 तारीख से चालू कर रहे हैं, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।